बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी और लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब सलमान गनी साहब और जनाब प्रोफेसर रसूल बख्श रईस साहब। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी जो इंतखाबात से मुतालिक फ़ैसला था पीटीआई का, वो तो सुना दिया। और कल आपको याद हो इसी प्रोग्राम में जनाब सलमान गनी साहब ने गुफ्तगू करते हुए ये पेशन गोई की थी कि बल्ले का निशान बच जाएगा। ऐसा ही हुआ, बरकरार, और 20 रोज़ में दोबारा इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का हुक्म दिया इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान ने। साथ हम सियासी मुहाज पर देख रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी आज मुखातिब हुए अपने पार्टी वर्कर्स से। दूसरा, नून लीग, JUI, MQM और GDI के बीच मुश्तरका इजलास की इत्तला है। तो क्या PDM दोबारा रिवाइव हो रही है या उसमें कोई नई जमातें आ रही हैं? इंतखाबात केस में आपको याद होगा जस्टिस अतर मनुल्लाह ने आज इजाफी नोट लिखा है 41 सफ़ात पर मुश्तमिल, इंतहाई अहमियत का हामिल ये नोट, जिसमें उन्होंने कहा है कि कौमी असम्बली की तहलील के बाद 7 नवंबर तक इंतखाबात कराना आइनी तकाजा है। इंतखाबात ना होने के मुतासरीन अवाम हैं जिन्हें आइन में दिए गए हकूक़ नहीं मिले। 60 या 90 दिन में इंतखाबात कराना आइनी तकाजा था। 90 दिन से ज़्यादा निगरान हुकूमतों का क़याम गैर आइनी है। यही नहीं बल्कि आपने इस नोट में उन्होंने ये भी लिखा कि इलेक्शन कमीशन ने सदर के ख़त को लापरवाही से नज़रअंदाज किया है। इन मौज़ूओं पर बात होगी, फिर गज़ा की सूरत हाल पर भी आज बात करनी है, कल अधूरी रह गई। लाहौर एक बार फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त है। इक़दाम जो निगरान सरकार उठा रही है उससे क्या फ़ायदा होगा। लेकिन इन मौज़ूआत से हट कर जिस मौजू से हम प्रोग्राम का आगाज़ करना चाह रहे हैं वो साबिक़ सदर जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब का ताज़ा इंटरव्यू है हामिद मीर साहब के साथ। उसमें वो शहबाज शरीफ साहब की वज़ारत उज़्मा से मुतासर दिखाई देते हैं कि वो सुबह जल्दी उठते थे, रात देर तक काम किया करते थे। इमरान खान साहब को जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए हटाया, उसकी दलील वो पेश कर रहे हैं कि अगर उन्हें ना हटाते तो पाकिस्तान दिवालिया भी हो जाता और दूध का 1 किलो लेने के लिए ट्रक भर कर पैसे लेके जाने पड़ते। साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अगर ऐसा ना होता तो इमरान खान साहब एक फ़ौजी के ज़रिए RO इलेक्शन करवाते और 2028 तक मुल्क में हुकूमत करते। तो शामी साहब, ज़रदारी साहब ने जो दलील पेश की है इमरान खान साहब को हटाने की, क्या वाकई यही एक वजह है कि वो मैनेज्ड इलेक्शन करवा लेते और फिर 2028 तक किसी और की बारी ना आती, या वजूहात कुछ और आपको दिखाई देती हैं? देखिए, अब किसका यकीन कीजिए किसका यकीन न कीजिए, लाए हैं बज़्म नाज से लोग खबर अलग अलग। अब आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो उस कॉज के चैंपियन थे ना जी, कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए से हुकूमत ख़त्म की जाए वज़ीर आज़म इमरान खान की। दूसरी जमातें उनसे मुत्तफिक नहीं हो रही थी, लेकिन उन्होंने बुनियादी तौर पर उन्होंने तजवीज़ पेश की, उस पर वो कायम रहे और दूसरे लोगों को भी उन्होंने हमनवा बनाया। अब उसकी जो भी वजूहात हों, वो तहरीक मंजूर हो गई, उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई और शहबाज शरीफ साहब की और जरदारी साहब की मखलूत हुकूमत वजूद में आ गई। उसने 15-16 महीने अपना जलवा दिखा दिया, उसके बाद वो भी रुखसत हो गई। तो अब ये सारे माजी के किस्से हैं। तो इमरान खान साहब की हुकूमत रहती तो क्या नुकसान होता, क्या नफ़ा होता। PTI के लोग तो अपने कारनामे बयान करते हैं और उनके मुखालिफ जो हैं बताते हैं कि IMF के साथ तो फटा हो चुका था और दिवालिया मुल्क हो जाता, IMF के साथ डील ना होती और पता नहीं फिर क्या कोहराम मचता। जाहिर है अब ये तो अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है, इस पर बहस जारी रहेगी। अब हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, अपना नुक्ता नज़र हर पार्टी और हर लीडर लोगों के सामने पेश कर देगा, फिर लोग जिसको चाहें, सही है, वही जैसे पिया चाहें वो सुहागन बन जाए। ठीक सलमान साहब, इख्तियार उसके पास आ जाएगा। ठीक सलमान अब साहब, ये सारे मामले हैं, जी 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 शामिल बस मनाजरे के लिए रह गए हैं। 1 पॉइंट स्कोर कर लें या 2 कर लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आज के हालात पर नज़र रखें, मुस्तकबिल की फ़िक्र करें, इंतखाब लड़ने की तैयारी करें और उसके लिए एक बेहतर माहौल पैदा करें। मेरा ख्याल सबसे ज़रूरी बात यही है। नहीं, उन्हें तो ये यकीन है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे, इसीलिए वो कह रहे हैं उनकी जमात एक्शन में है। अच्छा सलमान साहब, ये जो वो तफसीली इंटरव्यू देखेंगे तो बाद में उसका मतन भी मालूम होगा, जो मैं अभी तक देख पाया हूँ।
वो शहबाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा से मुतासर दिखाई देते हैं। ये जो उनका बयान है, मैं इसे इंतहाई मानी खेज समझता हूँ। क्या आप भी उसे मानी खेज समझते हैं? देखिए जामी साहब, मैं मुसलसल एक बात कहता आ रहा हूँ कि आसिफ जरदारी साहब का तर्ज अमल ज़िम्मेदाराना भी है और हकीकत पसंदाना भी है इश्यूज़ के हवाले से। और मैंने आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो आने वाले सेटअप के अंदर फिर ऐवान सदर के मकीन बन सकते हैं। कोई बात पिछले अगर आप 6-8 हफ्ते देखें कि मुसलसल एक बात करते आ रहे हैं कि जमहूरी अमल का तसलसल, इलेक्शन का इनेकाद, इलेक्शन कमीशन पर एतमाद। और अब भी देखें, अगर उनका आज का इंटरव्यू जो अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं वो तो सारी कंट्राडिक्ट कर रही हैं खुद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को। और ये मैं आपको बताऊं कि ये प्रोजेक्ट दरअसल आसिफ अली जरदारी साहब का था, जिसमें शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे। और अगर मेरे से आप शवाहद मालूम करना चाहें तो मैं एक हवाला दूं कि आसिफ अली जरदारी साहब मंसूरा गए थे जी जी जमात इस्लामी के हेडक्वार्टर, बिल्कुल याद इस अदम एतमाद से पहले। बिल्कुल याद आ गया। और मैं हैरान था कि उसमें उन्होंने सारी पिक्चर उनके सामने रखी थी और ये बताया था कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे अदम एतमाद की सूरत में, जिसमें उन्होंने काउंटर क्वेश्चन किया कि जी फिर वो वजारतों की तकसीम कैसी होगी। तो जो मेरे दोनों ज़राए थे उन्होंने कहा कि हम हैरान हुए जब उन्होंने ये बात कही कि जो प्राइम मिनिस्टर चाहेगा, जिसको चाहेगा, इसलिए कि मुल्क उसको रन करना है। तो आज जब वो ये बात कर रहे हैं कि ये तो हकायक हैं कि उस वक़्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर पार्टीज़ ने, और जामी साहब ये भी एक हकीकत है। देखें, आप इक़दामात देखें ना कि उस वक़्त खान साहब ने अपनी असम्बली तोड़ दी, ठीक है, और अगर वो असम्बली ना तोड़ते तो आज पाकिस्तान के अंदर ये कैफियत तारी ना होती। अपनी हुकूमतें तोड़ दी, अपनी सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी, ये कोई सियासी तर्ज अमल नहीं था। और ये जो बात की जा रही IMF की, ये भी बहुत बड़ी हकीकत है कि उन्होंने तो, उनके मिनिस्टर ने कहा कि हम तो बारूदी सुरंगें बिछा के गए थे कि ये डूब जाएं। उसमें डूबना शहबाज शरीफ साहब ने नहीं था, पाकिस्तान ने डूबना था। देखिए बात है कि हम सियासत के हवाले से, वो तो बात आपकी ठीक है जो बैकग्राउंड आपने दी है, लेकिन मेरी अर्ज ये है कि वो शहबाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा के आप मेरे से जो बात कहलवाना चाह रहे हैं वो मैं अभी बात करने के, लेकिन एक बात मैं मुसलसल कहता हूं, लेकिन जरदारी साहब ने चोट अच्छी की है ना। देखिए उन्होंने बड़ी सिग्निफिकेंट ये बात की है और नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान के अंदर बड़ा रोल है। अब इसमें से आप समझ जाएं जो बात। चलिए प्रोफेसर साहब, इज इट ट्रू सर कि वो कहते हैं जी हमें डर था कि ये 2028 तक हुकूमत बना लेते हैं RO ड्रिवन इलेक्शन से एक फौजी के साथ मिलकर। कौन फौजी, उसका नाम उन्होंने लिया। डू यू थिंक दिस इज द रीज़न? मेरा ख्याल ये है कि खौफ इन पे ये तारी था कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ दोबारा इंतखाबात जीत सकते हैं। उनकी मकबूलियत उस वक्त भी बहुत आगे थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहीं पे शुमार नहीं हो रही थी। मेरे ख्याल में इसके लिए बजाय इसके कि हम राय दें, हमें गैलप पाकिस्तान के और जो बाहर के इदारे जो पाकिस्तान में सर्वे कर रहे थे पब्लिक ओपिनियन का, वो क्या कहते हैं उस वक्त के पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी थी, 5वें, 6ठे, 4थे, 3रे नंबर से भी कहीं पे कम थी। तो मकबूलियत जिस जमात की थी वो सारा सब कुछ लिखा हुआ है और अभी मेरे ख्याल में 1-2 महीने हुए हैं गैलप पाकिस्तान ने सर्वे किया है। लेकिन प्रोफेसर अगर आपको याद हो, खान साहब के अपने टर्मियोर में जो आखिरी उनके सर्वेज आए थे उसमें उनकी मकबूलियत भी खातिर खा गिर चुकी थी। बिल्कुल। और उसके सबूत ये थे कि उनके अपने टर्मियोर के दौरान जो भी बाई इलेक्शन हुए उसमें से 90% वो हारे। जी, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं हुए थे, लेकिन ये है कि जब हुकूमत में थे दर्जनों हुए थे जी, कई एक सीटें खाली थी जो कि उनके 3 साल के दौरान हुई। मैं ये पंजाब के बाई कई सीटें भी हारे, पेशावर से अपनी सीट हार गए थे। जब मसाइल पाकिस्तान के जिस तरह के हैं, जो भी इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है वो एक महदूद मुद्दत में उनको हल नहीं कर सकती। लेकिन मैं तो बात तो आपने सवाल तो और किया था कि वजूहात क्या थी। वजूहात वो नहीं थी वो जो कह रहे हैं। वो वजूहात कुछ ये थी कि अगर वो तसलसल उसी तरीके से तीसरी जमात के आने से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को जो एक सियासी नुकसान हुआ था वो उसको रिकवर करना चाहते थे और वो अपने तौर पे उन्होंने रिकवर नहीं किया। उन्होंने रिकवर किया है तो किसी और तरीके से किया है और उसकी वजह से अगर
वो तीसरी ताकत को आज खुला मैदान मिल जाता है, तो मेरा ख्याल ये है कि ये कहीं के नहीं रहेंगे। तो इसीलिए वो इस किस्म की बातें भी कर रहे हैं। उनको ये, उनके लिए जो राह हमवार की जा रही है और मैदान हमवार किया जा रहा है, वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। देखते हैं, ये पाकिस्तान की सियासत में ये पुराने लोग हैं, पुराने खिलाड़ी हैं। अपनी सियासत, मरूसियत, कुर्सी और जमात को किसी सूरत में एक पॉपुलर लीडर और एक पॉपुलर तहरीक के नतीजे में देखना नहीं चाहते। ये बातें कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि इनमें कोई वज़न है या इसमें कोई हकीकत है कि पाकिस्तान ने, आपने ट्रक भर के जाना था दूध लेने के लिए, पाकिस्तान ने IMF। अच्छा, वैसे इस बात में वजन नहीं है कि खान साहब 2028 तक उस बात देखें, नहीं, उस साल जो आखिरी साल था PTI का, उसमें ग्रोथ रेट आपका 6% था। उस वक्त डॉलर और पाकिस्तानी रुपए की शरह क्या थी? 180 रुपए थी। ये आप सामने रखें ना। और IMF के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे। अगर इतना पेचीदा मसाइल नहीं थे तो फिर जब ये PDM के लोग आए थे, जरदारी साहब की हुकूमत आई थी उनकी आशीर्वाद से, तो फिर एक मिनट तो फिर 2 हफ्ते के अंदर वो IMF के साथ मुआहदा हो जाना चाहिए था। IMF के साथ मुआहदा फिर बड़ा अहम नुक्ता। लेकिन आप ही ये फरमाइए कि जब इमरान खान साहब को ये दराक हो गया कि हुकूमत उनकी ख़त्म होने वाली है, तो उस हंगाम जो अहम मईशत से जुड़े फैसले करने थे वो जानबूझकर क्यों ना किए? पेट्रोलियम प्राइसेस को क्यों जानबूझ के कम किया? और जो दीगर मामला थे जो IMF के ज़ेर तहत करने सरकार पर पाबंद थे, उनको डिले क्यों किया? देखिए जावेद साहब, बड़ी खुली बात है। अगर आप पिछली बात करेंगे तो लोगों को पता है। एक रात पहले तो वो कह रहे थे कि मैं खिलाड़ी था, मैं हालात को फेस करना जानता हूँ। अगले दिन उन्होंने असेंबली तोड़ दी। और वो जो प्रोफेसर बात कर रहे हैं ना कि 180 का डॉलर था GDP ये था, तो 2017 में जिस साजिश में खान साहब सरगर्म अमल थे, उस वक्त पाकिस्तान में 105 का डॉलर था। उस वक्त GDP क्या था, उस वक्त आटे की कीमत क्या थी, गंदम की कीमत क्या थी, पाकिस्तान आगे की तरफ जा रहा था नहीं जा रहा था। देखिए बात ये जो प्रोजेक्ट्स है ना, इससे अब निकलना चाहिए कि 2018 में प्रोजेक्ट कौन था, किस तरह से उन्हें इक़्तिदार की मसनद पे लाया गया। अब चीज़ें खुल रही हैं और आजकल जो कुछ हो रहा है, मैं इनसे एग्री करता हूँ, ये कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर पाकिस्तान ने वाक़ईतन आगे की तरफ बढ़ना है, मुल्क की मईशत की बहाली और तरक्की का अमल आगे चलाना है, तो फिर सॉलिड फैसले करने होंगे। ये जो कन्फ्यूजन मुख्तलिफ इशूज़ पे तारीख की जा रही है, जमहूरी ममालिक में जो इंतखाबात होते हैं मुल्कों के अंदर इस्तेहकाम लेके आते हैं। पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात होते हैं, एक पार्टी तो मसनद इक़्तिदार पे पहुंच जाती है, दूसरी पार्टी सड़कों पे चली जाती है। और ये पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड किसने मुतारफ़ करवाया? वो जो 2018 में जिस तरीके से आए, उससे पहले सारे इलेक्शंस में वो किसी को भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। 35 पंक्चर से कहानी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, देखें हम यहीं इसी प्रोग्राम में हम जब 2018 के इलेक्शन हो रहे थे, एक एक चीज़ खोल के रख दी थी कि कौन कौन बंदा किस किस तरह तोड़ा जा रहा है। आज कुछ नया नहीं हो रहा। शामी साहब वो मजीद फरमाते हैं कि जी बिलावल साहब को बाबा या बुजुर्ग कहकर पुकार रहे हैं, मुझे नहीं कह रहे। नई पौध की सोच ये है कि बाबा आपको कुछ नहीं पता। क्या समझेंगे आप इस बयान से? देखिए जरदारी साहब जो हैं वो तो मसरत खाली कर चुके हैं ना अपने बेटे के लिए जी। इस वक्त जो पार्टी के चेयरमैन है वो जरदारी साहब नहीं है, वो बिलावल भुट्टो जरदारी है। हाँ। ये लेकिन आप ये देखें कि देखिए ये पावर पॉलिटिक्स है इस मुल्क में, जिसके बस में जो होता है वो कर गुजरता है। जब PTI ने इख्तिदार लेने के लिए क्या क्या पापड़ नहीं बेले और क्या क्या समझौते नहीं किए और क्या क्या यकीन दहानियां नहीं कराई और क्या क्या नाटक नहीं रचाए, और वो इख्तिदार हासिल कर लिया गया 2018 में। फिर जिस असेंबली ने, अब उनकी अक्सरियत नहीं थी खान साहब की, उन्होंने एक कोलिशन बनाई असेंबली से। जब वो कोलिशन टूट गई, वो इख्तिदार खत्म हो गया। इसमें अब रोना धोना क्या है? अब ये जो यानी मुस्लिम लीग नून है और पीपल्स पार्टी है और जमीयत उलमा इस्लाम है या उनके इत्तेहादी हैं, उन्होंने अपने पत्ते फेंटे और खान साहब को इख्तिदार से बाहर निकाल दिया। अगर वो असेंबली में मौजूद रहते, पार्लिमानी सियासत जो है उसके कवायद और ज़वाबत के मुताबिक अपना मामला आगे चलाते, तो आज सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती। उन्होंने तो असेंबली को तोड़ दिया, फिर असेंबली को छोड़ दिया, फिर अपनी हुकूमतें ख़त्म कर दी, फिर सड़कों पे लोग निकल आए, फिर हमलावर हो गए तनसीबात पर, फौजी तनसीबात पर,
आधारों पर, तो ये सारा कुछ तो जो लुटिया डुबोई है, अब वो भी तो देखें ना किस तरह डुबोई गई है। तो वापस अगर आप जो खेल है सियासत का, उसके कवायद के मुताबिक खेलें। जरदारी साहब ने जो कुछ भी किया है अपनी हदूद व कयूद में रहते हुए किया है, जो पार्लिमानी सियासत इस बात की इजाजत देती थी। दुरुस्त। और अब खान साहब को भी चाहिए, उनके रफका को भी चाहिए, उन हदूद व कयूद में वापस आ जाएं। और ये पार्लिमानी सियासत जो है उसको उसी तरीके से खेलें, इलेक्शन उसी तरीके से उसकी तैयारी करें। तो अभी तो आप देखिए कि ये जो अभी आज बल्ले का निशान तो आप कह रहे हैं बच गया है जी, लेकिन ये भी कह दिया कि 20 दिन के अंदर आप इंतखाबात कराएं। बिल्कुल ये कहा गया। तो पीटीआई के वकला तो चीख रहे हैं। नहीं, वो इतराज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम ऐसे हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। वो कह रहे हैं हम 20 दिन में इंतखाब कैसे कराएंगे। जी, जी। अगर आप इस पूरे मुकदमे को पढ़ लें तो मालूम होता है कि ये जो पीटीआई के वकील है ना, उन्होंने मेरा ख्याल पीटीआई को उन्होंने ही जिच कर रखा है। वो भाई बात ये इंतखाबात हो गए या नहीं हुए, कौन सी तारीख को हुए, कौन सा दस्तूर था, वो अमेंडमेंट हो गई या अमेंडमेंट नहीं हुई, क्या उसके यानी क्या डेफिशिएंसीज थी क्या नहीं थी। आप इलेक्शन कमीशन का हुक्मनामा पढ़ें, एक गोरख धंधा मालूम होता है। यानी आपने खुद ही अपनी मंजिल जो है उसको खोटा कर दिया। तो अब अगर इलेक्शन कमीशन कह रहा है तो 20 दिन के अंदर इलेक्शन मुमकिन है, हो सकते हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन है ना, तो करा लें ताकि बल्ला जो है महफूज हो जाए। अगर वो पार्टी के इलेक्शन ना हुए फिर एक नया मामला होगा, एक नया फसाद पड़ेगा। तो ये सारी बातें आप अगर उन कवायद ज़वाबित का ख्याल नहीं करेंगे जो खेल के होते हैं, तो फिर इसी तरीके से कभी अपने सर पे हाथ रख के रोएंगे। नहीं, वो कवायद व ज़वाबित के तहत तो हमारे यहाँ खेल होता ही नहीं है। शामी साहब, आप भी हिस्ट्री को सबसे बेहतर बल्ला इनके नाम मुख्तस हो चुका हुआ है। बल्ला हो देखिए पार्टी रजिस्टर्ड होती है नहीं होती, बल्ला उनके नाम मुख्तस हो चुका है। अलबत्ता ये बड़ा टेक्निकल सा मसला है। लेकिन क्या बल्ला खेलने को भी मिलेगा? देखें इसका इन्हिसार भी उनके कब्जे में। अगर आपके पार्टी इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर पार्टी की रजिस्ट्रेशन मुतस्सर हो जाएगी ना, फिर बल्ला कहाँ जाएगा बेचारा, वो तो घर में बैठा रह जाएगा। प्रोफेसर, बल्ला खेलने को मिलेगा? बल्ला होगा लेकिन खिलाड़ी नहीं होंगे। खिलाड़ी नहीं, असल मसला खिलाड़ियों के ऊपर है। खिलाड़ी तो होंगे, खिलाड़ी नहीं होगा। बल्ला होगा, गेंद भी होगी। अच्छा, खिलाड़ी को वहाँ मैदान में आने नहीं देंगे। असल मसला ये है। मैं थोड़ी सी बात की वजाहत चाहूँगा और करना भी चाहूँगा कि शामी साहब कहते हैं कि कवायद और ज़वाबित के मुताबिक, बिल्कुल कवायद और ज़वाबित के मुताबिक। पे दूसरी बात कि पाकिस्तान में कवायद और ज़वाबित इसीलिए नहीं होते कि पावर पॉलिटिक्स होती है। पावर पॉलिटिक्स मैं समझता हूँ जब होती है तो फिर उसमें आइन और कानून और इंसाफ और जमहूरियत के तमाम असूल कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं। असूल ये था, अगर पार्लिमानी रिवायत के मुताबिक, आइन के मुताबिक चलना था, अगर उन्होंने गलती की, मैं नहीं समझता कि अच्छा सियासी फैसला था कि तहरीक इंसाफ वालों ने अपनी असम्बलियाँ ख़त्म कर दी, अपनी हुकूमतें ख़त्म कर दी, ख़त्म हो गई। अब आइन क्या कहता है और फिर अदालत उज़्मा का फैसला क्या आता आज मैं बता रहा हूँ आपसे। उसके बाद अगर कवायद के मुताबिक चलना था तो इंतखाबात हो जाते, पता चल जाना था कि कौन कहाँ पे खड़ा हुआ है। वो क्यों नहीं हुए? तो इसका मतलब यह है कि कवायद के मुताबिक नहीं चल रहे। खत्म हुई है, कौमी असेंबली की बात हो रही है, वहां से शुरू करें ना। सूबाई असेंबलियों में कैसे आ गए ना, एक खालिस्तान आईनी अमल था, उसे फेस करते। पार्लिमानी रिवायत आप हिंदुस्तान में देख लें कि सूबों के इलेक्शन जरूरी नहीं है कि उस वक्त हूँ जिस वक्त के कौमी असेंबली के हो रहे हैं। जब आप एक फेडरेशन है, एक असेंबली टूटती है तो ये नहीं है कि सारे मुल्क के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। क्या ये एक सियासी अमल था? वैसे इससे पहले पाकिस्तान के अंदर ऐसी मिसाल नहीं थी। शुक्र है पहली दफा सियासी अमल हुआ था। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए जावेद साहब, जब आप सियासत के खिलाड़ी हैं तो आपको सियासी तर्ज अमल अख्तियार करना चाहिए था। अगर वो असेंबली के अंदर बैठे होते, मैं एक कड़वी बात कहने लगा हूँ कि अगर इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के लोग कौमी असेंबली के अंदर बैठे रहते ना, तो जिस 16 माह की हुकूमत की बात कर रहे हैं वो इतनी देर चल ही ना पाती, सवाल ही नहीं पैदा होता, ना चल पाती। बहुत गलत फैसला था, गलत फैसला था ना। और जहाँ तक क़वायद ज़वाबित की बात, जिसकी निशानदेही आप कर रहे हैं पावर पॉलिटिक्स में, प्रोफेसर वैसे ये क़वायद ज़वाबित क्या 18 में भी थे? मेरा तो ख्याल थे, क्यों नहीं थे?
18 में कायदे ज़वाबित कैन मुताबिक खेल हुआ। कवायद देखिए, एक दो बातें हैं। एक ये है कि कोई ताकत है या कोई हाथ है यहाँ पे पाकिस्तान में, या कोई सियासतदान है कि लोगों को मिला रहे हैं कि जी आप आज़ाद मुंतखब हुए हैं, आप इस सियासी जमात में चले जाएं। ये अलग बात है। अगर आप किसी पार्टी से तोड़ के आप दूसरी सियासी जमात में आते हैं तो ये जो हमने इस वक्त कवानीन बनाए हुए हैं, हमारी पार्लियामान ने बनाए हुए हैं, उनकी खिलाफ वर्जी है। आज़ाद तो अपने तौर पे जा सकता है, ज़ाहिर तरगीबात मिलती हैं, मिली होंगी लाजमी तौर पे। और मेरा अपना ख्याल है, मैं ये नहीं है कि मैं आज बात कर रहा हूँ, उस वक्त मैंने लिखा भी था, बोला भी था कि पंजाब में हुकूमत PMLN की बननी चाहिए थी। असूल और कवाबिद की बात यह है कि उसके ऊपर उनकी अक्सरियत थी, किसी और की अक्सरियत, किसी सियासी जमात अक्सरियत अददी थी, हतमी नहीं थी। अगर अददी अक्सरियत है तो पार्लिमानी जमहूरियत का असूल ये है कि आप उस सियासी जमात को आप दावा देते हैं कि वो हुकूमत बने, अगर वो नहीं बना सकते तो फिर आप दूसरों को कहते हैं। उसमें मैं नहीं समझता कि कवायद और ज़वाबित का लिहाज रखा गया था। जी, मैं इनकी बिल्कुल तायद करता हूँ और एक मिसाल देना चाहता हूँ कि 2013 में पख्तूनख्वा के अंदर भी ऐसी सूरत हाल थी। फजलुर रहमान साहब अपने अरकान असम्बली लेके नवाज शरीफ साहब के पास आए कि हम जब मिल जाएंगे तो हम अक्सरियत में होंगे। उस वक़्त नवाज शरीफ साहब ने यही स्टैंड लिया था। उन्होंने कहा कि वहाँ की अक्सरियती पार्टी PTI है और PTI की हुकूमत बनी। 6 माह के बाद फिर ऐसी सूरत हाल तारी हुई कि कुछ अरकान असम्बली को फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस लाया गया। उस वक़्त भी नवाज शरीफ साहब ने यही स्टैंड लिया कि PTI की हुकूमत वहाँ पर बनेगी। और पंजाब में मैं एक बात कहूँ, शामी साहब उसके गवाह हैं, मैं जिक्र नहीं करूँगा, कि जब हुकूमतों के फैसले पहले हो जाएं कि जी उन्होंने कहा है कि मरकज़ के साथ हमें पंजाब ज़रूर चाहिए और ये फ़ैसला हो चुका है, और फिर क्या हुआ कि उनकी तो अक्सरियती पार्टी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी। फिर वो जहाज़ हरकत में आया, जो कुछ होता रहा। यहाँ पर कहना भी मैं मुनासिब नहीं समझता कि यहाँ पर पंजाब में हुकूमत मुसल्लत करने के लिए, और फिर कितनी बड़ी ज़्यादती की गई तहरीक इंसाफ के साथ। एक ऐसे शख्स को पंजाब पर मुसल्लत कर दिया गया जो सबसे आखिर में आने वाला था तहरीक इंसाफ में, और पहली दफ़ा रुकने असम्बली मुंतखब हुआ था, और फिर पहले जानने वालों में इसका शुमार जी वो जहाँ वाला भी पहले चला गया और वहाँ वाला भी पहले चला गया। अच्छा सर, एक अहम खबर है, कौमी अहमियत की हामिल है, ब्रेक भी आ रही है, मैं पहले मौज़ूआत रोकता हूँ। फॉर्मेशन कमांडर हुई, कॉन्फ्रेंस हुई है आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत 82वीं, और उसमें आर्मी चीफ मुखातिब हुए हैं और उन्होंने पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए जो दुश्मन क़ुव्वतों का जिक्र उन्होंने किया है। दीगर तफसीलात मैं आपसे शेयर करता हूँ ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज वक्त काम में दीगर मौज़ूआत पर बात नहीं हो सकेगी क्योंकि 82वीं फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स में तशरीफ़ लाते हैं आर्मी चीफ़ की सरबराही में। इसमें बड़ी अहम स्टेटमेंट्स आई हैं जिस अज़म का इयादा किया है फॉर्मेशन कमांडर्स ने। ऑब्वियसली जो कश्मीर के साथ हमारी वाबस्तगी है और उनके जो हकूक़ हैं उस पर बबंगे दोहल बात की गई है। फ़लस्तीनियों के साथ जो बरपा मज़ालिम है उनकी बात की गई है, लेकिन मुल्की हालात पे बात की गई है और जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं हमारे अफसरान जवान को ख़राज अक़ीदत पेश किया गया। लेकिन 2 नुक्ते हैं जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन क़ुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वाले अनासिर के ख़िलाफ़ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटे। एक ये। दूसरा, आगे कहा गया कि दरपेश चैलेंजेस के बावजूद गुज़श्ता कुछ महीनों में पाकिस्तान में इज़्तिराब और गैर यकीनी की सूरत हाल में कमी, जबकि उम्मीद, एतमाद और इस्तेहकाम में इजाफ़ा नज़र आया है। फ़ोरम ने इस बात का इयादा किया है कि ज़ाती मकासद के हुसूल की खातिर मायूसी पैदा करने वाले मखसूस अनासिर की कोशिशों को साबित कदमी और जारी शुदा मुस्बत इक़दामात के तसलसल के ज़रिए पाकिस्तानी अवाम की मुकम्मल हमायत के साथ शिकस्त दी जाएगी। गयूर पाकिस्तानी अवाम पुरअज़्म और मुत्तहिद रहें। जावेद साहब, इसमें मुझे आज जनरल हमीद गुल याद आ रहे हैं। वो हमेशा कहा करते थे कि जो कुव्वतें पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहती हैं उनका टारगेट होगा कि पाकिस्तानी फ़ौज और आवाम के दरमियान कन्फ्यूजन पैदा की जाए या गैप आए। और ये काम तो हम हमेशा जब वो ये कहा करते थे तो अपने दुश्मन की तरफ जाता था। लेकिन अब कौमी सियासी बदकिस्मती ये है कि ये काम पाकिस्तान के अंदर भी कुछ फोर्सेस कर रही हैं। और ये जो आपने उनका एलामिया पढ़ा है, देखिए बात यह है कि पायदार इस्तेहकाम और तरक्की के सफ़र में
हुकूमतों का अपना एक किरदार होता है, लेकिन अब जो देखने में आ रहा है कि पाकिस्तानी फ़ौज भी उसमें एक बड़ा रोल अदा कर रही है। क्यों फ़ौज को ये काम करना पड़ा, हमें थोड़ा सा इसका एनालिसिस ज़रूर करना चाहिए कि जो काम जिसका है वो अपना काम क्यों नहीं कर पाए। और मैं आज भी समझता हूँ कि पाकिस्तान को ख़तरात से निकालने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत आज ये है कि आपका दिफा भी मजबूत हो जाएगा। जब तक हम मुआशी हवाले से मजबूत नहीं होंगे, और मुईशत पर तो सियासत की गुंजाइश थी नहीं। ये एक वक्त था जब कभी सवाल ही पैदा नहीं होता था कि सियासी लीडरशिप एक दूसरे को गिराने के लिए बारूदी सुरंगों की बात करे, पाकिस्तान की मुईशत को गैर मुस्तहकम करे, ऐसा तर्ज अमल अख्तियार करे जिससे पाकिस्तान के अंदर इंतशार और खलफशार हो। देखिए, सियासी लीडरशिप किसी भी मुल्क के अंदर हो, वो हमेशा इत्तेहाद और यकजहती की बात करती है, वो सियासी तर्ज अमल अख्तियार करती है, वो अपना एक प्रोग्राम पेश करती है, अपना मंशूर पेश करती है कि हम अपने मुल्क को किस तरह मजबूत बनाएंगे, किस तरह मुसाकम करेंगे। शामी साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है फोरम की जानिब से। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात का बड़ा जिक्र किया गया है, पाकिस्तान के जो मामलात हैं उनके बड़े तफसीली उसके ऊपर एक पॉलिसी स्टेटमेंट दी गई। अगर मैं कहूँ तो गलत होगा? देखिए, इस बयान की बड़ी अहमियत है, और पाकिस्तान जितने चैलेंज पाकिस्तान को आज दरपेश है शायद कभी भी नहीं थे जी। और इस वक्त तो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज तो अंदरूनी मुल्क जो हम एक दूसरे से गुत्थम गुत्था है, और जो सोशल मीडिया जो है उसका चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज है। जिस तरह झूठ फैलाया जा रहा है, जिस तरह हकायक को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, जिस तरह कौम को लड़ाया जा रहा है, जिस तरीके से डिसइंफेक्शन फैलाई जा रही है, यानी हम एक दूसरे के साथ इस तरह लड़ रहे हैं जैसे, मैं क्या कहूं, मैं अपनी ऐसी बात नहीं कहना चाहता। तो ये हम गजा में देख लें, मकबूजा कश्मीर में देख लें। वक्त खत्म हो गया क्योंकि आज वतन की ब्रेक आ गई थी बीच में। करें, इसकी हिफाजत करें, ठीक है, हाथों को रोकें। बिल्कुल ठीक है। प्रोफेसर, रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, आपके लास्ट कमेंट इसकी स्टेटमेंट। इस्तेहकाम के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, और उसके लिए ज़रूरी है कि मुल्क के रियासती इदारे, सियासी जमातें मिल के पाकिस्तान को आगे ले जाने की कोशिश करें। मसाइल और चैलेंजेस हमारे पाकिस्तान के ऐसे नहीं है कि जिनका हल मौजूद नहीं है। हल मौजूद है, इत्तेफाक नहीं है। अगर इत्तेफाक पैदा कर लें तो आपके सारे मसाइल बिल्कुल गैर मामूली नज़र नहीं आएंगे, मामूली नज़र आएंगे। आप इनको हल कर सकते हैं। माजी में यही मसाइल रहे हैं, यही वसाइल रहे हैं। पाकिस्तान इसी खित्ते में मौजूद था, 8%, 7%, 9% तक हमने तरक्की की है। इत्तेफाक से जब आगे चलेंगे, और मैं समझता हूँ कि ये इत्तेफाक सियासत और रियासत के इदारों में लाजमी कलीदी किरदार अदा कर सकता है। बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम में एक ब्रेक। नाज़रीन, के साथ ही आज के प्रोग्राम वक्त यहाँ ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।